दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक एक क्लासेस के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जो वीडियो देने जा रहे हैं उसका टॉपिक है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। दोस्तों पहले के वीडियोस में हम आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में जानकारी दे चुके हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन पार्ट 1, रेस्पिरेशन पार्ट 2 और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2, ये सब वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। दोस्तों उसी की कड़ी में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड खाना किस प्रकार रेस्पिरेशन के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार जो डाइजेस्टेड फूड हार्मोन्स और ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंचते हैं और वहां पर रेस्पिरेशन की क्रिया को परफॉर्म करते हैं। और हमने ये बताया कि किस प्रकार बाई प्रोडक्ट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस लेकर आता है और इस ब्लड के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन सभी एलिमेंट्स का, वो किसके माध्यम से होता है, हार्ट के माध्यम से होता है। हार्ट के बारे में भी हमने आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के वीडियो में बताया। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम जितने भी प्राणी हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे शरीर की, उससे मिलकर बने हुए हैं। जैसे जिस प्रकार एक घर बनता है और घर को बनाने में एक ब्रिक, एक ईंट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार हमारी सबसे छोटी इकाई सेल हमारे शरीर को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण इसका योगदान है। सेल में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसे कि जैसे रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के माध्यम से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो पचता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हमारा बाई प्रोडक्ट है वो उत्सर्जन होता है। तो इसके अलावा कुछ और भी टॉक्सिक वेस्ट जैसे कि यूरिया हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और इन टॉक्सिक वेस्ट को हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन होना हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत हार्मफुल होता है। इस कारण इस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है और इस वेस्ट को ही शरीर से बाहर निकालना, वेस्ट या बाई प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही या प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन या और ये हमारे किसके माध्यम से होता है, ये होता है हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीशन कैसे होता है, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, उनके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, इन सभी के बारे में हम आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों प्राणियों के रूप में ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको अपने शरीर से टॉक्सिक वेस्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर और बाई प्रोडक्ट्स जो भी उनके अंदर बने हैं, केमिकल बायोकेमिकल जो क्रिया हुई उनके सेल्स के अंदर, उसको शरीर से बाहर निकालने के ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ, प्लांट्स में, साथ ही ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी देखा जाता है और इन सभी का एक्सक्रीशन का तरीका अलग अलग होता है। तो पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स किस प्रकार एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एनिमल्स की तरह ही उनके भी अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और जिनका वो समय अंतर्गत रिमूवल करते हैं। लेकिन प्लांट्स का हमारे जो प्राणी हैं, जो प्राणी जैसे एनिमल्स हैं, उनकी तरह कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है, स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिसके माध्यम से वो इस वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करें, उसको एक्सक्रीट करें। लेकिन प्लांट्स जो है विभिन्न तरीकों से
इन वेस्ट को रिमूव करते हैं और इन वेस्ट से वो रिड यानी कि जो है निजात पाते हैं। वो कैसे? जैसे कि प्लांट्स के अंदर गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन भी उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार वो अपनी बायोकेमिकल क्रियाओं को परफॉर्म कर रहे हैं, वो डे में कर रहे हैं या नाइट में कर रहे हैं। अगर दिन में वो अपने जो बायोकेमिकल जो उनकी क्रिया है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो अपना खाना बना रहे होते हैं और वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और इसके लिए धूप यानी सनलाइट की आवश्यकता होती है। और इस कंडीशन में ऑक्सीजन उनके लिए बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लेकिन रात के समय जब वो रेस्पायर कर रहे होते हैं तब उनके बाई प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट से निजात पाने के लिए प्लांट्स के लीव्स में और छोटे प्लांट जो कि हरे होते हैं उनमें स्टोमेटा मिलता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये गैसियस एक्सचेंज होता है। और वहीं जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स के तने में लेंटिसिल्स होते हैं, जिसके माध्यम से ये अपने इन गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट से निजात पाते हैं। तो आइए देखते हैं स्टोमेटा कैसे दिखता है। दोस्तों, मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि लीव्स और हरे प्लांट्स के ऊपर स्टोमेटाज मिलते हैं और ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे हैं कि गार्ड सेल्स मिलते हैं लीव्स और हरे प्लांट्स में, और गार्ड सेल्स के चारों ओर ये दाने नुमा जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये बीच में टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। दूसरी ओर स्टेम्स के अंदर लेंटिसिल्स होते हैं। लेंटिसिल्स क्या होंगे? लेंटिसिल्स एक जो स्टेम के ऊपर जो छाल होती है उसकी एक पतली सी एक लेयर होती है, और इसमें जो इसके सेल्स होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, और यहीं से ये गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। गैसियस एक्सचेंज यहाँ से जो है इनका प्लांट्स का गैसियस एक्सचेंज होता है, और यहीं से ये अपने बाई प्रोडक्ट्स का या वेस्ट प्रोडक्ट का से निजात पाते हैं। तो इस प्रकार प्लांट्स स्टोमेटास के माध्यम से और लेंटिसिल्स के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज में खासकर उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे वो निजात पाते हैं, उनको रिमूव करते हैं। प्लांट्स में गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये इसके लिए ये और भी क्रियाओं को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि शेडिंग लीव्स यानी कि पत्तियों को गिरा देना, पीलिंग ऑफ बार्क जो इनका छाल होती है उसको गिरा देना, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि जो इनके फ्रूट्स होते हैं, इन पर फल होते हैं, इनको गिरा देना। जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सॉलिड वेस्ट होता है, इसको रेफाइट्स कहते हैं। रेफाइट्स इससे कैसे निजात पाते हैं? ये निजात पाते हैं जैसे कि एक उदाहरण ले सकते हैं कि यम एक फ्रूट होता है और इसको जमी खंड भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि इस फल को गिरा देते हैं। इस फल के ऊपर रेफाइट्स मिलते हैं जो कि नीडल शेप टाइप के होते हैं, और जब ये फल को गिरा देते हैं तो ये रेफाइट्स अपने आप जो है इसकी सरफेस से हट जाते हैं, और इस प्रकार जो सॉलिड वेस्ट होता है प्लांट्स में जिसको रेफाइट्स कहते हैं उससे ये निजात पा जाते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ लिक्विड और सेमी लिक्विड भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनसे भी निजात पाते हैं। और निजात पाने का क्या तरीका होता है? वो अपने छाल से या अपने स्टेम के माध्यम से इन लिक्विड टाइप के और सेमी लिक्विड टाइप के
जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे निजात पाते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे गम्स, रेजिन्स। हालांकि इनका औद्योगिक और जो है वाणिज्यिक प्रयोग भी कई बार हम लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स सॉइल में यानी मिट्टी में भी छोड़ते हैं और इनको रिमूव करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट हो, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट हो, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट यानी ग्रेफाइट्स या अन्य प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट जो कि सॉइल में उनके द्वारा रिमूव किए जाते हैं। आइए बात करते हैं कि एनिमल्स जो जंतु हैं उनके अंदर के किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है। अलग अलग प्रकार के जानवर, जीव जंतु अलग अलग प्रकार से एक्सक्रीशन करते हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे अमाइबा हम सभी जानते हैं एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। इसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजियस वेस्ट जैसे कि अमोनिया। अब ये किस प्रकार से इन वेस्ट प्रोडक्ट से निजात पाते हैं, ये निजात पाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ये सीधे सेल मेम्ब्रेन से अपने जो है डिफ्यूज कर देता है और उसको वातावरण में छोड़ देता है। इसी प्रकार नाइट्रोजियस वेस्ट लाइक अमोनिया के जैसे जो नाइट्रोजियस वेस्ट है इसको कैसे निजात पाता है, ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से ये अमोनिया जैसे नाइट्रोजियस वेस्ट से निजात पाता है। आइए दिखा देते हैं, इसका कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और इसी के माध्यम से ये नाइट्रोजियस वेस्ट जैसे कि अमोनिया से निजात पाता है। यहाँ ये बाहरी परत जो है मेम्ब्रेन होती है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस से निजात पाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट से निजात पाते हैं। आइए बात करते हैं अर्थवॉर्म यानी केंचुए के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं। इसके ऊपर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम नेफ्राइड कहते हैं। नेफ्राइड, और सिर्फ नेफ्राइड ही नहीं, इसकी मॉइस्ट स्किन यानी कि जो इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है और ये इसे एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज करते हैं। नेफ्राइड्स किस प्रकार दिखते हैं केंचुए के ऊपर, दिखा देते हैं दोस्तों आपको। ये देखिए, ये नेफ्राइड्स हैं, केंचुए के ऊपर नेफ्राइड्स मिलते हैं। इनके माध्यम से ये क्या करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है और यही इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम विभिन्न एनिमल्स का और प्लांट्स का क्या होता है, कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं, कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट से निजात पाते हैं। अब इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे कि हम मानव किस प्रकार अपने टॉक्सिक्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कैसे निजात पाते हैं, कैसे अपने शरीर से उनको बाहर करते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। मानव के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरा यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कैसे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जब प्रत्येक सेल में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही होती है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर लंग्स में छोड़ता है और लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। दूसरी ओर यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि एक्सेस प्रोटीन, हमारे अंदर जो एक्सेस प्रोटीन होता है दोस्तों उसका डिकम्पोजिशन लीवर में होता है और इस डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन से ही ये यूरिया का निर्माण होता है और हमारे जो इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी किडनीज होती हैं। किडनीज के माध्यम से ये हमारे ब्लड से यूरिया फिल्टर होता है और वह
हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार इस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट से हम निजात पाते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम of human being collects the liquid wastes of the body and help it get rid of them. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये क्या करता है, हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको कलेक्ट करता है और इनसे निजात पाना ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या कौन कौन से अंग होते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो अंग होते हैं वो होते हैं 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो इन सब से मिलकर मानव का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। आइए इसको इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, किडनीज, 2 किडनीज इस प्रकार देख पा रहे हैं आप लोग। इसके साथ ही यहाँ एक रेनल वेन यानी किडनी वेन है और एक रेनल आर्टरी है जिसे किडनी आर्टरी भी कहते हैं। किडनी से अटैच 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये ट्यूब्स होती हैं जिनको यूरेटर कहते हैं और ये ब्लैडर से जाकर मिलती हैं। आगे एक मसल कंट्रोलिंग एक मसल होती है जो कि कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन, जो यूरिन का फ्लो को रोकती है। और आगे एक नली टाइप की एक यूरेथ्रा होती है जिसके माध्यम से जो यूरिन होता है वो पास आउट होता है हमारी बॉडी से। तो इस प्रकार से कुछ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखता है और मानव किडनीज जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार दिखती हैं। देखिए, ये मानव की किडनीज हैं जो कि एक पेयर में, एक जोड़े में होती हैं। और मैंने बता दिया आपको दोस्तों कि इसी से अटैच्ड क्या होता है, एक 2 ट्यूब्स होती हैं जिनको यूरेटर कहते हैं, ब्लैडर में जाकर मिलती हैं और इसी ब्लैडर में जो यूरिन है हमारा वो इकट्ठा होता है और एक समय बाद ये यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ अ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। तो किडनी का क्या काम होता है दोस्तों? किडनी का काम होता है कि जो हमारे शरीर में टॉक्सिन, जो यूरिया नामक एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसको शरीर से बाहर निकालना। ना सिर्फ यूरिया, कुछ और वेस्ट सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर को ये किस में, येलोइश लिक्विड में बदल देते हैं और जो येलोइश लिक्विड क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है और यही हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये शरीर से हमारे बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार किडनीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर में एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दोस्तों, जब हम किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनीज कैसे दिखती हैं ये मैंने आपको बताया। किडनीज में कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत बड़ी संख्या में किडनीज के अंदर बहुत छोटी छोटी इकाइयां मिलती हैं जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स 2 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। पहला एक कप शेप्ड बैग्स होते हैं और इनको हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं। वोमेन कैप्सूल कप शेप्ड जो है ये स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी के अंदर मिलता है और नेफ्रॉन इससे मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन साथ ही एक और स्ट्रक्चर के साथ पूरा होता है, वो है ट्यूब्यूल। इन वोमेन कैप्सूल के ठीक नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा नेफ्रॉन है वो किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन मिलकर बना है वोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से। वोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर हमारा नेफ्रॉन मिलकर बना है और नेफ्रॉन ही सबसे क्रियात्मक इकाई होती है हमारी किडनी में, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो यूरिया, एक्सेस वाटर और वेस्ट सॉल्ट हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। आइए अब आगे हम ये जानेंगे
कि किस प्रकार ये नेफ्रॉन्स काम करते हैं किडनी के अंदर। दोस्तों, किडनी कुछ इस प्रकार दिखती है और इसमें नेफ्रॉन जो कि इसकी इकाई है उस पार्ट को मैंने यहाँ नीचे बड़े चित्र में दिखाया है। ये है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मैंने आपको बताया कि दो अंगों से मिलकर बनता है। वो क्या है? पहला बोमेन कैप्सूल और उससे ही अटैच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल। ये है हमारी ट्यूब्यूल। अब ये कैसे काम करता है? नेफ्रॉन कैसे काम करता है? देखिए, होता क्या है कि किडनी की जो इकाई है नेफ्रॉन, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, उसमें ब्लड किस प्रकार फिल्टर हो रहा होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए दो इकाइयाँ होती हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेफ्रॉन जैसे कि दो इकाइयों से मिलकर बना है, एक तो बोमेन कैप्सूल और दूसरा ये बोमेन कैप्सूल है, और इससे जो ट्यूब लगी हुई है इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? हमारा ये पूरा नेफ्रॉन मिलकर बना हुआ है। अब नेफ्रॉन में दो प्रकार से फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का। पहला फिल्ट्रेशन देखिए कैसे होगा। डर्टी ब्लड जो हमारा यूरिया या अन्य वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इसमें ये जो है रेनल आर्टरी से ये क्या हुआ, यहाँ इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आया। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये इसे कहते हैं रेनल आर्टरी। यहां से एंटर किया। यहां से एंटर करने के बाद अब ये यहां से बोमेन कैप्सूल शुरू हो गया। बोमेन कैप्सूल के अंदर एक पतली पतली ये छोटी छोटी कैपिलरीज का एक गुच्छा टाइप का मिलता है जिसे कि हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? यहाँ बड़े मॉलिक्यूल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि प्रोटीन या ब्लड सेल्स, उनको यहाँ छान देता है और साथ ही ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और अलग प्रकार के कुछ और साल्ट्स, उनको यहाँ पर इस ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ा देता है ताकि इनका रीएब्जॉर्बेशन हो सके। बाद में ये जब ट्यूब्यूल में आते हैं, ट्यूब्यूल में आते ही अब इनका जो है यहाँ पर एब्जॉर्बेशन शुरू हो जाता है। किसका एब्जॉर्बेशन हो रहा है ट्यूब्यूल में? ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का और कुछ साल्ट्स का। लेकिन इस ट्यूब्यूल में यूरिया का रीएब्जॉर्बेशन नहीं हो पाया और ये यूरिया या एक्सेस वाटर यहाँ इस डक्ट में चले गए और यूरिन के रूप में ये ब्लैडर में चले जाते हैं। अन्य जो आवश्यक तत्व हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और साल्ट्स, ये इनका क्या हुआ? ये जो डक्ट निकल के आ रही है ग्लोमेरुलस से, इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये मैं आपको दूसरे कलर के इसके ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ इस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और मोस्ट ऑफ द एसेंशियल सॉल्ट्स, और यहाँ एब्जॉर्ब होने के बाद ये रेनल वेन के माध्यम से, यानी जिसे हम क्लीन ब्लड होता है, उसमें डिजल्व हो जाते हैं। और जो यूरिया डिजल्व नहीं हुआ वो इस ट्यूब्यूल के माध्यम से यहाँ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और इसके माध्यम से ये यूरेथ्रा, इसके माध्यम से ये शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे किडनी का जो क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन काम करता है, और नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है, और किस प्रकार से जो हमारा ब्लड है उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर के बाहर निकल जाते हैं। आइए एक बार फिर से एक
बार और जानते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन नेफ्रॉन कैसे होता है। तो दोस्तों फिल्ट्रेशन ब्लड जो होगा वो होगा बोमेन कैप्सूल में और ट्यूब्यूल में। बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जो होगा, ग्लोमेरुलस के माध्यम से जो रेनल आर्टरी से जो डर्टी ब्लड आ रहा है उसमें से क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू ग्लोमेरुलस, और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सम साल्ट्स, वाटर, यूरिया कैन पास थ्रू ग्लोमेरुलस। ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पास नहीं हो पाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सम साल्ट्स, वाटर, यूरिया ग्लोमेरुलस से पास हो जाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लोमेरुलस से पास हो रहा है यूरिया और ये साल्ट, लेकिन जब इनका रीएब्जॉर्बेशन होता है कहाँ, ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल में जब इनका रीएब्जॉर्बेशन हो रहा है तो ये अलाउ तो कर देती है ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, साल्ट्स को और वाटर को ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन यूरिया इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और यूरिया जो है कहाँ चला जाता है, वो यूरिन के रूप में कहाँ चला जाता है, यूरिन के रूप में ये ब्लैडर में चला जाता है और ये जो है बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरिया हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में था और शरीर के बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से जो ये फिल्ट्रेशन होता है वो दो प्रकार से हो रहा होता है। बोमेन कैप्सूल पहला पार्ट इसका हो गया बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, और दूसरा हो गया ट्यूब्यूल के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किडनी किस प्रकार, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस प्रकार परफॉर्म कर रहा होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और उसमें भी नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल किस प्रकार इसको परफॉर्म करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि किडनी फेल हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो किडनी फेलियर के समय वो व्यक्ति कैसे सरवाइव करता है और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो सरवाइव कर पाता है। किडनी फेल हो जाने के कई कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन इन किडनी, इंजुरी, वेरी हाई ब्लड प्रेशर और वेरी हाई ब्लड शुगर। ये वो कारण है, यूजुअल कारण है जिनके वजह से किडनी फेल हो जाती है। जब किडनी फेल हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे वो व्यक्ति जी पाता है जिसकी किडनी फेल हो जाती है। तो पहला जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट, कि कोई एक डोनर उसको ढूंढना पड़ता है जिसकी जो है किडनी एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए और जिसकी किडनी उसकी किडनी के से मैच होनी चाहिए, और किडनी के डोनर से वो किडनी लेगा और किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है तो क्या होता है, इसका दूसरा तरीका होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है दोस्तों, डायलिसिस एक मशीनी किडनीज होती हैं। जो किडनीज हमारे अंदर नेचुरल किडनीज हैं वो उनको ही मशीन के रूप में बना दिया जाना, या जो काम हमारी किडनीज कर रही हैं वो एक मशीन के रूप में करती है, और इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। हमारे ब्लड को मशीन के द्वारा फिल्टर करना और उससे यूरिया या अन्य वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। समय समय पर ऐसे व्यक्ति को डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में होता क्या है, डायलिसिस का मशीन कुछ इस प्रकार दिखती है और ये इस प्रकार काम करती है, जैसे कि व्यक्ति की आर्टरी जिसमें कि जो ब्लड है वो उसमें यूरिया है या और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर एक निडल के माध्यम से इस ब्लड को लिया जाता है। यहाँ एक पंप होता है जो कि ब्लड को पुश करता है इस मशीन के अंदर, और ये डायलिसिस का जो मशीन होती है वो एक टैंक नुमा होती है। इसमें कुछ ट्यूब्स लाइक की स्ट्रक्चर होती हैं और इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा होता है जिसे डायलिसिंग सॉल्यूशन कहते हैं। डायलिसिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्लूकोज,
कुछ ज़रूरी सॉल्ट्स, ये सब जो है इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में, यानी कि इस टैंक में डायलिसिंग सॉल्यूशन के रूप में भरे जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, लिया गया और इसमें जो टैंक है इसमें भेजा गया। यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या होता है कि ये ब्लड अब प्योर होना, यानी कि इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना शुरू हुए और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं सीधे इस सॉल्यूशन में और इसमें एब्जॉर्ब करा दिए जाते हैं। क्या, जो मैंने पहले बताया, जो ट्यूब्यूल्स के अंदर के माध्यम से होता है, यानी ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स और कुछ साल्ट्स इसमें एब्जॉर्ब करा दिए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से इनके बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये ट्यूब्स जो होती हैं एक परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, जिनमें आसानी से ये वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं और ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं ज़रूरी साल्ट्स, एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज को। और ये क्लीन ब्लड अब यहाँ से आया और वापस व्यक्ति की वेन में आकर इसको चढ़ा दिया जाता है और इस वेन में इसको क्या मिल गया, क्लीन ब्लड मिल गया। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या हुआ, वो इस टैंक से, इस चैम्बर के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती हैं और फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ इसके अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया किस प्रकार एक डायलिसिंग मशीन काम करती है, किस प्रकार इम्प्योर ब्लड, जो डर्टी ब्लड है, वो किस प्रकार क्लीन होकर व्यक्ति को वापस मिल जाता है। ये एक मशीन के माध्यम से होता है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस मशीन दोस्तों कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये है डायलिसिंग मशीन का चित्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारे ही नहीं, प्लांट्स के, एनिमल्स के किस प्रकार शरीर से निकलते हैं। टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, जो कि शरीर के लिए हमारे हार्मफुल होते हैं, वो किन किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं, कैसे हमारी किडनी परफॉर्म करती है, कैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन और वोमेन कैप्सूल, ट्यूब्यूल इत्यादि का फंक्शन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कृपया दें। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा दोस्तों, वो आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण किस प्रकार रहता है, किस प्रकार हमारे विभिन्न ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे से, इस सब के बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। और जब तक हम वो वीडियो देते हैं तब तक लिए आप सभी को नमस्कार और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।